वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में आप लोगों को पता ही है कि टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर किया जा रहा है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 175 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज पर बात होती है। आज हम लोग हिस्ट्री के पार्ट में मगध साम्राज्य के संदर्भित जितने भी महत्वपूर्ण आपको एमसीक्यू है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और भी इसके पार्ट आएंगे तो इंतज़ार कीजिए सभी चीज़ों का। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग को युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ से आप लोग को इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसका जो पैक का प्राइस रखा गया है मात्र 365 रुपया रखा गया है, जो आपको 1 साल वैलिडिटी के साथ दिया जाएगा। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको लगभग 3500 प्लस आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू शामिल होगा, प्लस 1000 आपको करेंट अफेयर्स के एमसीक्यू भी होंगे। तो जितने भी आप लोग एग्जाम देते हैं उससे सभी के लिए यह उपयोगी होगा सीरीज, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपका डेस्कटॉप है, सीरीज़ है, साथ ही साथ वेबसाइट यूज़ करते हैं तो live.uktis.in को विजिट कर सकते हैं। इस बार कोड को कर सकते हैं गूगल स्कैनर से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाइएगा, या तो टेलीग्राम चैनल पर UKTIS टाइप कीजिएगा, वहाँ हमें पाइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और युक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बहुत सी चीज़ें प्राप्त होंगी। आप यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों फॉर्मेट के लिए। साथ ही साथ जितने भी ऑल गवर्नमेंट कंटेटिव एग्जाम होते हैं उससे भी संबंधित आपको चीज़ें कवर की जाती है। साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी बैच है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस बैच है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 69 बीपीएससी टारगेट बैच है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज से दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को पता ही है कैसे सीरीज का आंसर देना है, तो सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सी चीज़ें अभी थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को आसान तरीके से कवर कर रहे हैं। जैसे ही यह भाषा फॉर्मेट पर आएगा तो टफ क्वेश्चन भी मिलेगा, इसलिए हल्के में किसी प्रश्न को नहीं लीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम मगध का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो मैंने जो पिछला एमसीक्यू सीरीज लिया था उसमें भी इसकी चर्चा की थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। यह बीपीएससी फॉर्मेट पर मॉडल है, ताकि यह फॉर्मेट आप लोगों को पता ही यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट पर कवर किया गया है, और साथ ही और भी आपको पीसीएस से उस फॉर्मेट को अपनाया गया है। तो देने का प्रयास कीजिएगा आंसर। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर आपको अथर्ववेद होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पर हम लोग देखेंगे, बहुत सी चीज़ें आपको बताई गई थी पहले भी मगध साम्राज्य के बारे में। तो याद रखिएगा, पहला इसमें याद क्या रखना है, 6ठी शताब्दी आपको ईसा पूर्व याद रखना है। जब भी महाजनपद की बात होगी, मगध साम्राज्य की बात होगी, तो याद रखना है कितना ईसा पूर्व, 6ठी ईसा शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जाएगी। जो भारत के क्या है, भारत की याद रखिएगा, भारत का राजनीतिक राजनीतिक इतिहास, महाजनपद काल का इतिहास, और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान हुए थे इस दौरान। आपको इस दौरान देखिएगा, कुछ भारतीय शासक थे, विदेशी शासकों के साथ कुछ रिश्ते कायम किए थे, उसकी चर्चा आपको इस कालखंड में देखने को मिलता है मगध साम्राज्य के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, इसी का वर्णन आपको अथर्ववेद में आपको जानकारी मिलती है। और जब मैंने आप लोगों को पिछले एमसीक्यू सीरीज में कवर किया था तो वहाँ पर 4 वेद है उसकी चर्चा की थी, और उसमें अथर्ववेद की भूमिका क्या थी वहाँ भी चर्चा किया गया था। तो पिछले एमसीक्यू को देख लीजिएगा ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी फटाफट कवर किया जाए।
इस महाकाव्य के अनुसार मगध की जो स्थापना है, जो मगध की स्थापना किसके द्वारा की गई है, वो आपको याद रखिएगा बृहदत्त के द्वारा की गई है। इसे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के रूप में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दूसरा प्रश्न क्या है, इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। मगध की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? जरासंध के द्वारा, बृहदत्त के द्वारा, शिशुनाग के द्वारा, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर अभी लास्ट में मैंने आप लोग को बताया, बृहदत्त के द्वारा किया गया है। अथर्ववेद के अनुसार विभिन्न साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बस जानकारी यह रखना है कि मगध की स्थापना की बात की जाती है, मगध की स्थापना की बात जब की जाती है तो याद रखिएगा बृहदत्त की चर्चा होती है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा वसु का पित्र था, जो बृहदत्त किसका था? वसु का पित्र था, पुत्र था, वसु का पुत्र था एवं जरासंध का पिता भी था। इसे माना जाता, बृहदत्त को किसका पिता माना जाता है? जरासंध का पिता। आपको महाकाव्यों में जरासंध का चर्चा आपको मिलता है ना, कृष्ण के मामा के रूप में, तो याद रखिएगा उसकी भी आपको चर्चा देखने को मिलेगी और भी जानकारियाँ मिलती है, तो उसी के नाम में संदर्भित चीज़ों को जानकारी रखनी है। इतना बस याद रखना है। इसके अतिरिक्त आगे हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट चर्चा करेंगे, उसके साथ ही चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग को एमसीक्यू कैसा सीरीज लग रहा है? धीरे हम लोग इजी से हार्ड वर्क एमसीक्यू को देखेंगे, तो थोड़ा सा सब्र करके चीज़ों को कवर कीजिए, अभी बहुत लंबी दूरी चलनी है। तो शुरुआत में आप लोग को हार्ड अगर दे दूंगा एमसीक्यू तो पता चलेगा चीज़ें आप लोग समझने के बजाय हेडक ले लीजिएगा। इसी के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ों को कवर किया जा रहा है। जब हम लोग अपने पीक आवर पर होंगे, एमसीक्यू के पीक आवर पर, एमसीक्यू सीरीज के पीक आवर पर, तो उस समय आपको यूपीएससी प्लस जो यूपीपीसीएस मॉडल है ना, यूपीपीसीएस स्टेट फॉर्मेट का, उसे बेहतर तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किनके इलाज के लिए उज्जैन भेजा था? तो सबसे पहले याद रखना, बिंबिसार की चर्चा हो रही है, राजवेद की चर्चा हो रही है, जीवक की चर्चा हो रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रसेनजीत, ब्रह्मदत्त, प्रधोत। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, प्रधोत की। आपको प्रधोत के इलाज के लिए जो बिंबिसार थे अपने अजातशत्रु को, क्या अपने जो राजवेद थे उनको भेजा था उनके दरबार में। याद रखिएगा बस यहाँ कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यहाँ पर याद रखनी है, जब हम बिंबिसार की बात कर रहे हैं, बिंबिसार की बात कर रहे हैं, तो याद रखना है यह किस वंश से था? यह हर्यक वंश से संबंधित था। तो हर्यक वंश में याद रखिएगा 3 महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे, जिसमें बिंबिसार तो पहला हुआ, याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा अजात शत्रु हुए, जिसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है उदयन, उदयन इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखिए ये 3 महत्वपूर्ण हर्यक वंश के शासक रहे, और भी रहे थे, पर महत्वपूर्ण चर्चा आपको इसके संदर्भ में याद रखिएगा। और हर्यक वंश का अगर कार्यकाल माना जाए तो याद रखिएगा 544 से लगभग 444 ईसा पूर्व। यह बहुत जगह वैरी होगा, फिलहाल इसको इसी को मान के चलिएगा। इसके अतिरिक्त मगध की हम बात करें, मगध साम्राज्य में किस किस की स्थापना की गई थी? मगध साम्राज्य में हम वंश की बात करें, कौन कौन सा वंश था? तो हर्यक वंश था। दूसरा याद रखिएगा शिशुनाग वंश था। तीसरा याद रखिएगा नंद वंश था, नंद वंश था। तो हर्यक की चर्चा मैंने अभी कर दिया। शिशुनाग में याद रखिएगा 2 महत्वपूर्ण राजाओं का नाम, शिशुनाग का नाम याद रखना है, और उसके बाद कालाशोक का नाम याद रखना है। और यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसके शासन काल में बौद्ध संगीति हुआ था, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। नंदवंद में याद रखिएगा महापद्मनंद नंद याद रखिएगा, और एक धनानंद याद रखना है, जिसकी हत्या करने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। यह भी आपको याद रखना है। तो इतना टर्मिनोलॉजी याद रखना है, उसके अतिरिक्त हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए चौथा नंबर प्रश्न यह आता है,
तो इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। किस रूप से? निम्नलिखित में से किस शासक को कुनिक कहा गया है? देखिए ये सब प्रश्न है ना पहले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए रिवाइज कराया जा रहा है। तो उसके बाद जब मेरे द्वारा बनाया जाएगा क्वेश्चन जो टफ होगा, जो आप लोग को जो चीज़ें कराई जा रही है ना क्लास में कराई जाती है, साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों को साथ कवर किया जाता है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कवर किया जाता है, तो वहाँ से चीज़ें ली जाएगी। फिलहाल अभी प्रीवियस ईयर चीज़ों को हम देखते हैं। तो याद रखना है, ऑप्शन देख लेते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अजातशत्रु को क्या कहा गया था? कुनिक, अर्थात पिता की हत्या करने वाले को कुनिक बोला गया था। तो इसने क्या किया था? इसने बिंबिसार जो इसके पिता थे उसकी हत्या कर दिया और उसके बाद क्या किया? साम्राज्य की स्थापना किया था। एक खास बात याद रखिएगा यहाँ पर, जो भी प्राचीन भारत में साम्राज्य या साम्राज्य का सत्ता हस्तांतरण होता था ना, तो वहाँ पर कुछ शासकों द्वारा ही हत्या किया गया अपने पूर्ववर्ती शासकों का। पर आपको मेडावल काल में, मध्यकाल में बहुत से मुस्लिम शासकों के द्वारा क्या हुआ था? अपने पूर्ववर्ती शासकों की हत्या की गई थी। बस अंतर यह रखना है, याद है। तो वहाँ पर क्यों किया जाता था इसके बारे में हम लोग जब मेडावल में आएंगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बस आपको याद रखना है, प्राचीन भारत में जो कुनिक शब्द प्रयोग किया गया था, क्या किया गया था? अपने पूर्ववर्ती शासक का है ना हत्या करने के बाद, अर्थात पिता की हत्या करने के बाद साम्राज्य स्थापित किया था। अगर उज्जैन के संदर्भ में हम लोग बात करें तो कुछ चीज़ें याद रखनी उज्जैन के बारे में। क्या याद करना है? इसने कौशल को पराजित किया था। कौशल है ना, और वैशाली को। पहले मैंने महाजनपद काल में इस सब की चर्चा की है। इसको क्या किया था? पराजित किया था और मगध साम्राज्य में मिलाया था। दूसरा याद रखना है, वैशाली के युद्ध में, याद रखिएगा, वैशाली के युद्ध में, किस युद्ध में? वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने 2 शस्त्र का उपयोग किया था। क्या शस्त्र था? महाशिला कंटक प्लस आपको रथ मूसल। आप लोग मूवी देखे होंगे बाहुबली, उस मूवी में इस शस्त्र का उपयोग किया गया है। तो देखते होंगे जब बाहुबली युद्ध होता है उस समय रथ के आगे जो चक्री लगा रहता है, लोगों की हत्या करता है, उसी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना। जो लोग फेंका करते थे मथलुसूलक, उसके संदर्भ में आपको देखने को मिलता होगा। अब याद रखिएगा एक इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, नोट करके याद रखिएगा, नोट करके, इसने ना राजगीर का किला बंदी किया था। राजगीर का किला बंदी। तो क्यों किया था किला बंदी? तो ये इसलिए किया था कि अवंती जो था, महाजनपद काल में अवंती साम्राज्य था ना, उसके खतरे से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए कि हमला न कर दे, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है नोट में, क्योंकि इसने राजगीर की किलाबंदी की थी। साथ ही साथ याद रखना है, इसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो मैंने बौद्ध काल में आपको इसकी चर्चा किया था। तो उससे पहले आप लोगों को याद बताना है, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसके समय में इस संगीति में बौद्ध धर्म का किस ग्रंथ का आपको निर्माण हुआ था, ये भी बताना है। तो इतने 3 प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बहुत सी चीज़ें साथ में कवर होती, केवल 10 ही क्वेश्चन को नहीं लीजिएगा, 10 के अतिरिक्त बहुत से क्वेश्चन आपको साथ में कवर किए जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक उपयुक्त बनाया जा सके एमसीक्यू को। टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू सीरीज है उसे 5वां नंबर प्रश्न है, उसे हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या याद ध्यान रखना है
कि 5वें नंबर प्रश्न में है, उदयन ने बिहार के किस राज्य को अपना राजधानी घोषित किया था? तो मुंगेर है, मगध है या पाटलिपुत्र है? तो याद रखिएगा, राजधानी के तौर पर राज्य को अपना राजधानी घोषित किया था, तो पाटलिपुत्र क्षेत्र को उसने अपने राज्य मगध साम्राज्य का राजधानी घोषित किया था। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पाटलिपुत्र कहाँ था, यह पूछा जाता है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। पाटलिपुत्र याद रखिएगा, यह क्या था, गंगा और प्लस सोन का संगम हुआ करता था, मेल हुआ करता था, संगम संगम क्षेत्र था, जिसे किला के तौर पर हम लोग देखते हैं। अगर मैप में हम देखें तो पटना यह क्षेत्र है, यहाँ मान के चलिए, और आपको यहाँ मनेर में सोन में आपको गंगा में मनेर में मिल जाता है, पटना आपको यहाँ है। तो इस क्षेत्र को किलाबंदी इसने किया था, और आपको महाजनपद के संदर्भ में आपको पाटलिपुत्र की जानकारी मिलती है। इसके याद रखिएगा, इस वंश का अर्थात हर्यक वंश का पाटलिपुत्र के बाद, उदयन के बाद, याद रखिएगा, उदयन का शासन काल कम से कम याद रखना है 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व, महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था। इसके बाद हर्यक वंश का अंतिम शासक का नाम बस याद रखना है। कौन थे हर्यक वंश का अंतिम शासक? तो याद रखिएगा, नागदशक। नागदशक याद रखना इनको है। यह 444 तक महत्वपूर्ण थे। उसके बाद यह कब तक चला था, याद रखना, 412 ईसा पूर्व तक के काल तक हर्यक वंश का शासन रहा था। तो अंतिम 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश रहा था। याद रखिए, 412 ईसा पूर्व तक, जहां आपको नागदशक अंतिम शासक हुआ करते थे हर्यक वंश के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न है, शिशुनाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाया? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अवंती, एक सेकेंड, अवंती, पटना, वैशाली, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका आपको 6 का सही उत्तर चला जाएगा। अवंती को इसने मिलाया था। आपको महाजनपद काल में भी मैंने इसकी चर्चा की थी, याद होगा, महाजनपद काल में भी इसकी चर्चा मैंने की थी। तो शिशुनाग के संदर्भ में बात करूं मैं आपको, तो सबसे पहले याद रखिएगा, शिशुनाग का क्या याद रखना, शासनकाल 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व, सॉरी 394 होगा, उल्टा लिखा गया है, कोई बात नहीं, ईसा पूर्व इसका शासनकाल था। अगर इसके संदर्भ में हम लोग बात करें तो यह क्या था, शिशुनाग वंश क्या था, नागदशक अर्थात हर्यक वंश का आमत्य था। आमत्य कहने का मतलब क्या था आपको? आमत्य था अर्थात एक आमत्य अर्थात एक पद था जो प्रमुख हुआ करता था, आपको प्रमुख हुआ करता था मंत्रिपरिषद का। बाद में हम लोग चर्चा करते हैं ना, मंत्रिपरिषद का प्रमुख हुआ करता था यह। उसके अतिरिक्त याद रखना इसके बारे में, इसने क्या किया था, शिशुनाग की बात हम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, वैशाली को इसने मगध की राजधानी बनाए थे, वैशाली को। इससे पूर्व कौन था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था मगध की राजधानी। तो पाटलिपुत्र से वैशाली सर्वप्रथम किसने राजधानी हस्तांतरित किया था? तो वो कौन था? आपको शिशुनाग था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। अब इसके संदर्भ में और भी जानकारी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल इतनी ही रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने नंद वंश की स्थापना किया था? कलाशोक, धनानंद, महापद्मनंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपको इसका महापद्मनंद होगा। नंद वंश का शासक महापद्मनंद को माना जाता है। और याद रखिएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो महापद्मनंद का आपको नंद वंश का शासन काल याद रखना। नंद वंश का सबसे पहले शासन काल कब से कब तक था? आपको 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व, लगभग 20 वर्षों का शासन काल रहा था,
जिसमें से आपको महापद्मनंद की हम बात करें, पद्मनंद की बात करें तो इसका शासनकाल 344 से लेकर आपको 334 तक रहा था, याद रखना है। तो 10 साल तक रहा था। इसके द्वारा याद रखना है कि इसने कलिंग को, है ना, कलिंग को मगध में मिलाया था। मगध में क्या किया? मिलाया। मगध में, एक सेकेंड, क्या किया था? कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि अशोक से पहले कलिंग को मगध के साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो आपको महापद्मनंद ने मिलाया था। इसे आपको याद रखना है। उसके अतिरिक्त इसी कलिंग युद्ध में इसने क्या किया था? जीन मूर्ति, याद रखना है, क्या था? जीन की मूर्ति उठाया था और लाया था अपने साम्राज्य में। तो जीन अर्थात जैन मूर्ति भी कह सकते हैं हम लोग, इसको लाया गया था। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न, हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? 8वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो याद रखना, 8वें नंबर प्रश्न में आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और सारे लोग उत्तर देने, जो भी एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं वो प्रयास कीजिए देने का आंसर। सिकंदर निम्नलिखित में से किस में से भारत पर कब आक्रमण किया था? अर्थात सिकंदर ने कब आक्रमण किया भारत पर? 326 ईसा पूर्व, 344 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ध्यान रखना है सबसे पहले कि सिकंदर आक्रमण किस दर्रे से किया है। तो याद रखिएगा खैबर दर्रा, इसका नाम याद रखना, यह प्रश्न आपसे पूछ सकेगा। इसी दर्रे को पार कर उसने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। और सिकंदर सॉरी, सिकंदर जो थे, सिकंदर महान भी उनको बोला जाता है। यह है ना एशिया माइनर, एशिया माइनर अर्थात तुर्की की बात की जाती है। हाल ही में तुर्की में भूकंप आया है ना, वहाँ जीत दर्ज करते हुए उसके बाद आपको इराक, उसके बाद ईरान जीतते हुए भारत आया था। ये क्रम याद रखना। सबसे पहले एशिया माइनर जाते, तुर्की जिसे उस समय बोला जाता था, उसके बाद इराक में, ईरान में, तब भारत में। क्रम याद रखना है। पश्चात आपको खैबर दर्रा पास करते हुए भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, सीमावर्ती क्षेत्र कहने का मतलब वर्तमान में पाकिस्तान का जो क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र की बात हो रहा है। अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उस समय, क्योंकि अखंड भारत हुआ करता था, तो उस समय भारत की सीमा अफगानिस्तान तक लगी थी। तो वहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब याद रखिएगा कुछ कालखंड में कुछ चीज़ें जानकारी मिलती है। एक सेकेंड, हाँ, कालखंड में कुछ जानकारी मिलती है, उसे भी याद रखना है। क्या याद रखना है? तक्षशिला का नाम आप लोग को सुनने को मिलता होगा। तक्षशिला जो वर्तमान पाकिस्तान में है ना, तो यहाँ का शासक जो था, शासक कौन थे? शासक आम्भी। क्या किया था? सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, अर्थात हथियार डाल दिया था। आम्भी सिकंदर के सामने घुटने टेक दिया था, अर्थात क्या किया था? सिलेंडर मार दिया था कि हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे। उसी के समय याद रखिएगा, उसके बाद पोरस से युद्ध होता है और बहुत सी पोरस के बारे में कहानियां हैं। एक सीरियल भी बना है, अगर आप लोगों को समय मिलेगा देखिएगा। ऐतिहासिक सीरियल जो होता है, हालांकि कुछ लोकोक्तियाँ भी रहती है पर कुछ जानकारियाँ आपको जरूर मिलेगी। तो इसके बारे में याद रखिएगा, आगे मैं स्लाइड में चर्चा करूँगा। तो यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हो गया है? मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। कैसा सीरीज लग रहा है उस पर भी चर्चा आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी हम लोग इंक्रीज कर सके। सपोर्टिव मैसेज ज़रूर कीजिएगा। अब है 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाइडेस्पिस का युद्ध
किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सीरीज में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, फरात नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पिस की युद्ध हुआ था। तो इस झेलम नदी, इस युद्ध के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसी नदी के युद्ध में या इस युद्ध में आपको सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होता है, याद रखना है। पोरस पराजित हुआ था इस युद्ध में, जो अभिलेख दिए जाते हैं, जो भी साक्ष्य प्राप्त थे उसमें क्या कहा जाता है? पोरस पराजित होता है। परंतु उसकी वीरता को देखते हुए क्या करता है सिकंदर? क्या करता है सिकंदर, है ना, राज्य वापस कर देता है। सिकंदर राज्य उसके वापस कर देता है, यह आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। और उसके पश्चात क्या होता है? सिकंदर पोरस का सहयोगी बन जाता है। पोरस सिकंदर का सहयोगी बन जाएगा। उसके बाद इसी के युद्ध के बाद एक नोट करके याद रखना है। क्या नोट याद रखना है? जो आपको बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया होगा। क्या? सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दी थी? तो याद रखिएगा, ब्यास नदी को या बिपाशा नदी, जो प्राचीन काल में इसे बोला जाता था, याद रखना है, बिपाशा नदी। इस नदी को, है ना, सिकंदर की सेना क्या बोलता है कि हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। उस समय ऐसी, अभी वर्तमान में उस तरह ना संचार नहीं हुआ करता, केवल या तो जलयान से ही आप पार कर सकते थे, और उसमें बहुत जल स्तर बढ़ा हुआ था। और उस तूफान भरी रात में ये लोग क्या करते, उस जल धारा को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि यह किन क्षेत्रों से आए थे याद रखना आपको है। यह आपको ईरान, इराक, तुर्की होते हुए अर्थात रेगिस्तान क्षेत्रों से होकर आने वाले युद्ध सेना थे, जो इस प्रकार के, है ना, जल संग्रह को नहीं देखे थे, ठीक ना, इस प्रकार जल के विकराल रूप को नहीं देखे थे। तो क्या होते हैं कि जल, जो नदी है, नदी में बाढ़ का जो स्तर बढ़ा हुआ था, पानी था, उसके जल स्तर को देखकर वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम इस सेना को, इस नदी को पार नहीं कर पाएंगे। अब याद रखिएगा, इस पूरे कालखंड में सिकंदर क्या करता है? भारत के इस सीमावर्ती क्षेत्रों में 19 माह तक रहता है। 19 माह तक रहता है। इसके कालखंड में याद रखिएगा 326 से लेकर 325 बोला जाता है, आप लोग को ईसा पूर्व बोला जाएगा। 19 माह के संदर्भ में रहेगा और इसके बाद यह वापस लौट जाता है। तो 323 में सिकंदर की मृत्यु, याद रखिएगा, बेबीलोन में हो जाती है। बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, इस मृत्यु के बाद उसने एक आग्रह किया था अपने मृत्यु होने के बाद कि मेरा हाथ, है ना, खुला रखना चाहिए। मेरा शव जब जाए, काफिला जाए, तो उसमें मेरे हाथ को बाहर खुला रखना है, जिसमें लोग मैसेज समझ सके, अर्थात लोग यह समझ सके, जो आता है इतना युद्ध जीतने के बाद, जिसने पूरा विश्व जीता, यानी विश्व कहने का मतलब उस समय समवर्ती जो क्षेत्र था, विश्व कहा जाता था, पूरा विश्व को जीता, पर वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ से हम लोग बहुत सी चीज़ें परलौकिक और लौकिक जीवन को सीखते हैं, है ना। आप लोगों को बार बार सुनने को मिलता है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएंगे। तो यहीं से संदर्भित चीज़ों को देखने को मिलता है। हालांकि भारतीय ग्रंथों में इससे उच्च वर्णन बहुत जगह मिला है, पर यहीं से एक कहावती लोकोक्तियाँ शुरू हो जाती है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। ये एक लोकोक्ति आपको यहाँ से सुनने को मिलती है। याद रखिएगा, कुछ चीज़ें सिकंदर के साथ है, उसे हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का सीरीज का, तो आप लोगों को आंसर इसका देना है। सिकंदर का जल सेनापति निम्नलिखित में कौन सा? सेल्यूकस था, नियाकस था, एरियन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं?
इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। आपको जल सेनापति है ना, सॉरी जल सेनापति नियाकर्स था, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। और सेल्यूकस क्या था? तो सेल्यूकस आपको इसका सेनापति था। क्या था? यह सेनापति था। नियाकर्स जल सेनापति था, अर्थात जल का सेनापति, समुद्री सेनापति से कह सकते हैं आप। एरियन क्या था? यूनानी इतिहासकार था, इसके साथ आया था, यूनानी इतिहासकार थे। तो इसे आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। उसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त आपको क्या और चीज़ें जानकारी होनी चाहिए? जैसे सिकंदर पश्चिमी भारत में, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र था, पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित करता है, उपनिवेश बनाता है। तो याद रखना है, काबुल में है ना, काबुल में सिकंदरिया, याद रखिएगा, सिकंदरिया नाम से बनाया था, जिसे आधुनिक हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक युग में, वर्तमान समय में आपको नाम सुनते होंगे बेग्राम, उसकी चर्चा उस समय मिलती है, सिकंदरिया। तो काबुल में सिकंदरिया स्थापित करता है। झेलम के तट पर, याद रखिएगा, झेलम तट पर आपको, झेलम तट पर बुफे बुफे फाल, बुके फाल याद रखिएगा। क्यों? कि यह घोड़े का मृत्यु यहाँ हो गया था। सिकंदर का घोड़ा बहुत प्रिय था उसे, अपना घोड़ा। तो सिकंदर के घोड़े की मृत्यु यहीं हुई थी। तो क्या हुआ था? इसके नाम पर इस जगह का नाम बुके फॉल रखा था। उसके बाद याद रखिएगा, निकैया, निकैया, निकैया याद रखिएगा। यह पोरस के साथ जहाँ युद्ध हुआ था, उस क्षेत्र का नाम निकैया रखा था। पोरस क्षेत्र युद्ध हुआ था ना जहाँ पर, उस क्षेत्र को निकैया नाम दिया था। तो ये 3 नाम आपको मिलान करने के लिए भी दे सकता है, यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस कहीं भी। सिकंदर के संबंधित 3 स्थलों का नाम आपको दे देगा, सिकंदरिया, बुफेला और निकैया। यह किस चीज़ से संबंधित था? तो आपको इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक ना? चलिए, अब याद रखना है, इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले टेस्ट सीरीज में काम देगा। तो याद रखना, अगला जो टेस्ट सीरीज आएगा, मगध साम्राज्य से ही कुछ प्रश्न होंगे और उसके साथ मौर्य साम्राज्य से। तो इस सीरीज का आप लोग एक्सरसाइज करके आइएगा, रिपीट क्वेश्चन जो होगा देख लेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें होंगी हम लोग कवर करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए युक्ति आईएएस को, और हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। और पसंद आ रहा है एमसीक्यू सीरीज तो आप लोग इसमें मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, सपोर्टिव मैसेज, ताकि और भी लोग इससे प्रभावित हो, लोग देखने को